स्वागत है आपका एक बार फिर से और आप देख रहे हैं जनादेश। बात कर रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की मतगणना के बाद के नतीजे और जो रुझान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जश्न की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी चल रही है क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब हैट्रिक लगाने जा रही है। जो रुझान है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 90 में से 50 सीटें इस वक्त दिखाई दे रही हैं और आज शाम बीजेपी के दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। शाम करीब 7 बजे बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बीजेपी की मुख्यालय में जश्न की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। जो रुझान है उसके मुताबिक और साथ ही एक बेहतरीन प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है। हालांकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की बड़े गठबंधन के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, लेकिन बीजेपी हरियाणा में अपने शानदार प्रदर्शन का आज जश्न मनाती हुई दिखाई देगी। बीजेपी के मुख्यालय में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे करीब शाम 7 बजे वहां पर पहुंचेंगे और इस बीच नायब सिंह सैनी से फोन पर बातचीत की गृह मंत्री अमित शाह ने। अब कवायद शुरू हो गई है हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर। जो नतीजे हैं, जो रुझान हैं, उसके बारे में लगातार बातचीत हो रही है और नायब सिंह सैनी ने पूरी जानकारी दी है। जो रुझान है और जो नतीजे हैं उसके मुताबिक 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जश्न का भी माहौल चल रहा है, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अब हरियाणा में कवायद भी शुरू हो गई है सरकार बनाने को लेकर और इसको लेकर बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे हरियाणा के इतिहास की अगर हम बात करें तो तीसरी बार हैट्रिक कोई सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के बाद तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बनने वाली है, जो अभी तक के रुझान है उसके मुताबिक। और अब नतीजे भी आने लगे हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए मृगांक प्रभाकर हैं, देवनाथ हैं, कोमल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगांक जी, देवनाथ जो बात कह रहे थे अभी, वहां की जो राजनीति को समझा रहे थे, चुनाव को आपने भी वहां पर इस बार कवर किया, देखा, आप फील्ड में गए। क्या ये माना जाए कि जो महत्वाकांक्षाएं थीं या अंदरूनी लड़ाई जो थी कांग्रेस के अंदर वो भारी पड़ी मुख्यमंत्री को लेकर, पद को लेकर, चाहे वो सुरजेवाला हो, शैलजा हो या हुड्डा साहब हो, ये भारी पड़ गया क्या कांग्रेस को? देखिए आनंद, मैं आपको 2-3 बात महत्वपूर्ण बता दूं हरियाणा के बारे में। पहली बात तो ये निश्चित रूप से कि कांग्रेस एक नैरेटिव लेके चली थी, वो वो का किसान का, पहलवान का और तमाम मुद्दे इस तरह के वो लेके चली थी। वो उसकी कहीं एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई भी दे रही थी, ग्रामीण अंचलों में वो एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई भी दे रही थी। और अभी मैं वोट शेयर चेक कर रहा था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर चेक कर रहा था, तो जब बीजेपी के पास 48 सीटें थी अब से थोड़ी देर पहले, तब बीजेपी का वोट शेयर 39.03% था और कांग्रेस का वोट शेयर 40.14% था, मतलब 1% वोट ज़्यादा था। और अब मैं थोड़ा देखता हूं तो लगभग ये समझ लीजिए कि टाई हुआ है, 40% जो है वोट शेयर दोनों पार्टियों के पास गया है। थोड़ा सा इसे आंकड़ों से समझ लेते हैं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि वहाँ के लोगों का एस्पिरेशंस क्या थे और क्या चाहते थे। जेजेपी जब चुनाव लड़ी थी पिछली बार तो उसको लगभग 15% वोट मिला था, 15% वोट शेयर मिला था। इस बार उसका वोट शेयर घट के केवल 0.7% रह गया, मतलब सारा वोट शेयर 15% वोट शेयर बट गया। वो वोट शेयर गया कहाँ? निश्चित रूप से कांग्रेस के पास 28% वोट शेयर था, 12% वोट शेयर कांग्रेस के पास आया है इस चुनाव के अंदर, लेकिन 3% बीजेपी का लगभग कमोवेश वही है, 1-1.5% उसका बढ़ा है। बाकी वोट शेयर इंडिपेंडेंट के पास गया है, जो चौंकाने वाला है। 12% वोट शेयर इंडिपेंडेंट्स के पास है, जिसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस के जो बागी थे, कांग्रेस लगी 72 सीट, करीब 90 सीटों पर चुनाव लड़ी है, उसमें से 29 सीटों पर उसके बागी खड़े थे और बागी जो खड़े थे एक मेजर वोट कटवा की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। मैंने वोट का एनालिसिस और किया तो तब पता लगता है कि कांग्रेस अपने नैरेटिव से दूर नहीं थी। जो वोट कटवा थे, जो वोट थे कांग्रेस के, ये कह सकते हैं कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस की नैया को हरियाणा में डुबो दिया। कभी शैलजा खड़ी हो गई तो कभी जो है कोई और खड़ा हो गया।
यूँ समझ लीजिए कि जितने बागी थे वो अलग अलग क्षेत्र से खड़े हो गए और कांग्रेस के वोट कटवा की भूमिका में वो शामिल हो गए हैं। तो यहाँ से साफ तौर पे एक चीज़ तो दिखाई देती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। और चुनाव से पहले लगातार हम ये बात कह भी रहे थे कि ऑल इज़ नॉट वेल इन दी कांग्रेस में सारी चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है। लास्ट मोमेंट में अशोक तंवर की एंट्री भी करा ली गई, लेकिन जहां शैलजा का गढ़ देखेंगे, चाहे वो सिरसा की बेल्ट हो या उसके आगे की बेल्ट हो, वहां लगभग 3 से 4 सीटें कांग्रेस जीत के आई है, जितनी सीटें शैलजा को दी गई थी। चुनाव जो है कोऑर्डिनेशन से लड़ा जाता है और साफ तौर से बीजेपी से कांग्रेस को मुझे लगता है सीखना भी चाहिए। अगर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अगर चुनाव के अंदर नहीं चल रहे थे तो उन्हें साइडलाइन करके पूरी कमान जो है नायब सिंह सैनी को सौंपी गई और फिर एक सामंजस्य के साथ और कहा गया पार्टी की तरफ से, कहा गया बीजेपी की तरफ से कि मनोहर लाल खट्टर का पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा कम चुनाव में होगा उतना ज़्यादा पार्टी को फायदा मिलेगा। और अंतिम कुछ दिनों में मैंने देखा भी कि जो खट्टर थे, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर थे, उनको कई चुनावी सभाओं से दूर रखा भी गया और उसका नतीजा साफ तौर पर आप दिखाई दे रहा है कि जो लोगों के एंटी इनकम्बेंसी थी वो कहीं ना कहीं वो प्रो कम्बेंसी में बदल गई। और एक मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पे जो नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा खेला जो वहाँ किया, मुख्यमंत्री ने जो खेला किया बिना खर्ची और बिना पर्ची, ये जो सबसे बड़ा मुझे एक डेंट दिखाई देता है कि जो बेरोजगार युवक जिसकी बेरोजगारी की बात चल रही थी उनको बिना पैसे के गांव देहात में जितने भी, चाहे यूट्यूब पर देखो चाहे आप कहीं देखो, लोगों का बढ़ चढ़ के यही कहना था कि बिना, पहली बार हरियाणा के अंदर ऐसा हुआ है कि बिना पैसे के किसी को जो है नौकरी दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वो बिना खर्ची बिना पर्ची जो उनकी योजना थी वो कहीं ना कहीं पूरी परकुलेट कर गई पूरी हरियाणा के अंदर और खुल के लोगों ने जो है समर्थन दिया, क्योंकि इतना बड़ा प्रचंड बहुमत ऐसे ही नहीं दिखाई देता। बिल्कुल, और यही तो है देवनाथ कि आप वहां पर गए, लोगों से बात कर रहे थे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस भारी पड़ रही है, नतीजे अलग उलट आ रहे हैं। यही साइलेंट वोटर्स जो हैं वो उनका पता ही नहीं चल रहा है आजकल, बड़ा उनको समझ पाना बड़ा आजकल मुश्किल है। अब देखिए जो बातें जो आंकड़ों के जरिए मृगांक जी समझा रहे थे, पहलवान बेटी पर दलित बेटी भारी पड़ गई, भारतीय जनता पार्टी ने उसको उठा लिया। असंध में राहुल गांधी की पहली सभा और हुड्डा साहब के साथ हाथ मिलाया गया, शैलजा नाराज जो थी उन मंच पर लाया गया। असंध में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है। तो अब कांग्रेस, ये लड़ाई पूरी तरह से ये मान लिया जाए क्या कि जाट वर्सेस गैर जाट जो कांग्रेस वहां पर स्थापित करना चाह रही थी उसमें वो लगातार इस बार भी सफल होती दिखाई दे रही है। उसकी नजर अहिरवाल और जीटी रोड या कुरुक्षेत्र का जो इलाका है उस पर पड़ी थी और वहां से वो भारी जीत के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, अगर आप हरियाणा की राजनीति की बात करें तो शैलजा को लेकर के जो बातें आप कह रहे हैं उससे मैं ज्यादा सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि तीसरी बार अगर कोई सरकार में वापस आता है तो अपने काम के बल पर आता है। शैलजा की नाराजगी कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी छोड़ करके अब अलग चुनाव लड़ा। यहां तक कि भीतरघात की जो समस्या थी वो दोनों ही पार्टियों में समानांतर चलती रही। लेकिन हरियाणा की राजनीति में जहां एक बार से दोबारा किसी की वापसी ही नहीं हुई, यहां पर अगर 3 बार वापसी होती है तो इसका मतलब है कि काम बोलता है। इसका मतलब है कि योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के, और डबल इंजन की जो सरकार की बात हो रही थी कि हरियाणा उसको एक्सेप्ट करता है जिसकी सरकार केंद्र में होती है वो भी। और जिस खर्ची पर्ची का जिक्र आनंद आपने किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत एक्सप्रेस ने लगभग 100 से अधिक शो किया, 100 से अधिक हमने अपना शो किया। उन सब में कोई इकलौता एक शो ऐसा नहीं था जिसमें खर्ची पर्ची को लेकर के जिक्र नहीं आया हो। जिसका जिक्र नहीं था तो जाहिर सी बात है कि लोगों को यकीन हो गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी वापस फिर सत्ता में आती है तो जो नौकरी में खर्ची पर्ची का एक चलन बना दिया था हुड्डा गवर्नमेंट ने, वो खत्म हो गया है, जो वो फिर वापस आ सकता है। ये डर बहुत बड़ा था क्योंकि हर गांव में हम गए लगभग, तो वहां पर लोग यही कह रहे थे कि हमारे बच्चे लगे हैं और हमने पैसा नहीं दिया है। तो देखिए, भरोसा राजनीति में एक बहुत बड़ी चीज होती है और जब भरोसा बनता है तो ऐसे ही बनता है। और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, उनके नेतृत्व को लेकर के, और नायब सिंह सैनी जो अब आज नायक हैं, जरा उनको समझिए कि उनको लेकर के जो सैनी समाज है, और उनको उन्होंने कहा कि महज 50 दिन में 50 बड़े फैसले करके उन्होंने जनता को लुभाया, जनता को अपनी ओर आकृष्ट किया, अपने नेतृत्व क्षमता का कौशल दिखाया। ये सारी चीजों के अलावा कांग्रेस को दोष देना अलग चीज हो सकती है, लेकिन मेरा मानना इसमें बीजेपी शुरू से ही अपनी रणनीति के साथ
ये बहुत आसान नहीं था, लेकिन अपनी रणनीति के साथ, अपनी योजना के साथ, भीतरघात की समस्या का सामना करने के बावजूद भी अगर ये तीसरी बार जीत हासिल करती है तो ये बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत का मैं फिर कहता हूं कि इस जीत का पूरे देश में असर होगा, खास करके महाराष्ट्र की राजनीति पर असर होगा। क्योंकि देखिए, अभी प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना से, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस ने अच्छे से कैंपेनिंग नहीं की, राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर उन्होंने सवाल उठा दिया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को समझना पड़ेगा। और एक लोग कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा जश्न मनाने में जल्दी कर देती है, जीत उनके हिस्से इसीलिए देर से आती है। तो फिलहाल अगर कांग्रेस को हरियाणा में जीत चाहिए तो 5 साल का उनको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये इंतजार मामूली नहीं है, ये पूरे देश में एक मैसेज जाता है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद ये चर्चा होने लगी थी कि क्या बीजेपी अब पर्दे के पीछे चली जाने वाली है, वो ऐसा हुआ नहीं। अब पर्दे के आगे ही है, सबसे पहले है, मंच पे है। और जब बीजेपी मंच पे होती है तो एक नैरेटिव 370 देख लीजिए। जम्मू कश्मीर की राजनीति की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, हरियाणा की राजनीति ने एक ऐसा संदेश दिया है, एक ऐसा मैसेज दिया है जिसमें कांग्रेस के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, उसके नीतियों की है, उसके मुद्दों की है, और सबसे बड़ी बात जनता के विश्वास की है। जनता के विश्वास की, जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया, तभी तो 10 साल के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बड़ी जीत दिलाई है हरियाणा में। कोमल, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तो जीत को लेकर काफी खुश दिखाई दे रही है, लेकिन एक उम्मीद ये थी कि जम्मू कश्मीर में वो सरकार बनाने लायक बहुमत भले न लाए, लेकिन प्रदर्शन उसका बहुत अच्छा होगा, बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, कश्मीर में भी उसका अच्छा प्रदर्शन होगा और जम्मू में तो और बेहतरीन प्रदर्शन होगा। लेकिन अगर पिछली बार की तुलना में अगर देखा जाए 2014 में जम्मू में जिस तरह का प्रदर्शन था, उस तरह का प्रदर्शन 370 हटने के बाद और इन तमाम विकास वाली योजनाओं को वहां पर पहुंचाने के बाद के बाद जम्मू में तो उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। और कश्मीर में और उम्मीद जो थी वो उम्मीद नहीं आ पाई। देखिए आनंद, यहाँ पर इस चीज़ को समझना होगा, हर राज्य के लोगों का मिजाज जो है, वोटरों का मिजाज वो बहुत अलग होता है। हरियाणा की तरफ अगर नज़र डालें, हरियाणा विकास को देखता है। हरियाणा एक मिनट जरा फारूक साहब क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। साहब से लोग वहां पर प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है। गठबंधन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। 41 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है और 6 सीटों पर कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त आगे चल रही है। जम्मू की बात हम कर रहे थे। जी कोमल। आनंद, ये समझना होगा कि हर राज्य का जो है लोगों जनता का, वोटर्स का मिजाज बिल्कुल अलग होता है। हरियाणा का अलग होगा, जम्मू कश्मीर का अलग होगा। हरियाणा में लोगों ने, जो मोदी सरकार ने अब तीसरी बार आते ही जो काम किए और जो किसानों के लिए या खिलाड़ियों को, ओलंपिक से जो विजेता आए थे, पैरा ओलंपिक से जो आए थे, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से मिले, किस तरीके से उनको को तवज्जो दी गई, लगातार ये महसूस किया हरियाणा ने। और हरियाणा ये भी समझ रही थी कि अब चेंज जो है, खर्ची पर्ची की बात जो हम बार बार कर रहे हैं, वो उस पर काम की बिना जो है खर्ची के पर्ची मिल रही है, इस पर काम किया। हरियाणा के लोगों ने इसको समझा। जम्मू कश्मीर के मैंने कई दौरे किए इस दौरान, वहाँ पर विकास की लहर थी और आप देखेंगे तो वहाँ पर विकास की ज़बरदस्त लहर थी। लेकिन जनता जो है इस अपने विकास को समझने में शायद कहीं चूक गई, ये कह सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी वहाँ की जनता की नब्ज़ को जो है, वहाँ के वोटर्स की नब्ज़ को अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाई, ये आप कह सकते हैं। लेकिन खास अच्छी बात जम्मू कश्मीर में ये है कि एक दशक के बाद वहाँ पर जो चुनाव हुआ उस पर बढ़ चढ़ करके जो है वो वोटर्स ने हिस्सा लिया, मतदाताओं ने जो है वो वहाँ पर वोट दिए। हाँ, ये एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि जम्मू में कुछ अच्छी सीटें ज़रूर लेकर के आ जाएंगी, क्योंकि हिंदू बहुल जो है वहाँ पर ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा सीट्स हैं, तो उम्मीद थी या
या एक बड़ी पार्टी के तौर पर अगर विजेता के तौर पर, विनर के तौर पर नहीं आएगी तो एक विजेता के तौर पर वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर वहां आएगी, लेकिन वहां वो उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी एक राज्य में जिस तरीके से भाजपा के लिए जिस तरीके से खबर आ रही है हरियाणा में, जहां एक सत्ता विरोधी लहर की बात की जा रही थी और जिस तरीके से कांग्रेस जो है पूरी बलबूते पे अपने दमखम पे सरकार लाने की बात कर रही थी, और ऐसे में उसने अपने जो विपक्षी गठबंधन है इंडी गठबंधन, उसमें आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग से भी जो है परहेज किया। वहां पर कांग्रेस का हश्र जो है वो अच्छा नहीं दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मतलब कि चाहे गठबंधन में है लेकिन सीटें उसकी ज्यादा है। तो ये कांग्रेस जो है इस चुनाव में अगर देखा जाए तो चाहे उनकी संकल्प विजय संकल्प यात्रा हो राहुल गांधी की या इधर उधर जाना, पर यहाँ पर एक बात आप जरूर देखिएगा कि हरियाणा में कांग्रेस राहुल गांधी ने उतनी जो है सक्रियता नहीं दिखाई, ये खुद उनकी पार्टी ने भी बोला था। और उसका आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, बड़े नेता आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मृगांक जी, कंगना का एक बयान आया चुनाव के दौरान ही 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसके बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्ला उससे अलग किया। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बयान नुकसानदेह होगा, और अब लग रहा है कि वो बयान रुझानों में वो बयान भी है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उसके कंगना के बयान का असर दिखाई देगा। अगर कंगना के बयान का असर दिखाई देता तो शायद मुझे लगता है कि कुछ उलट हो जाता। आज भी अगर आप देखें, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले जीटी उसका पॉजिटिव असर पड़ता हुआ क्या दिखाई दिया क्या बीजेपी के पक्ष में? नहीं, इसका तो मुझे नहीं लगता कोई पॉजिटिव असर दिखाई दिया। बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी जरूर रही होगी, और पार्टी मतलब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में भी कहा गया होगा कि कंगना को अपने बड़े बोल बोलने के लिए भी मना किया गया होगा। लेकिन जो जीत दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जनता का विश्वास जो है आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उन्होंने जो आखिरी क्षण के अंदर, मुझे याद है क्योंकि मैं हरियाणा भवन में जो है मुख्यमंत्री से मिला था, और उन्होंने मुझे बताया कि लगभग जो है 100 से ज़्यादा योजनाएं उन्होंने आनन फानन में 6 महीने के अंदर चलाई हैं। और जिस तरह से कैंपेन किया गया है और उस योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक, लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में वो सफल रहे हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको फिर यही बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि बीजेपी के वोट शेयर में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है। वो 1% वोट शेयर बढ़ा है, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट शेयर को कंसोलिडेट रखा है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर कभी भी जाटों की राजनीति नहीं करती है, उसका शुरू से। आज वो तीसरी बार वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर 25% अगर हम जाटों को छोड़ दें तो उसके अलावा जितनी भी जातियां हैं, ओबीसी सीएम लाने का सबसे बड़ा कारण ही उनका ये था कि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जो नाराजगी थी, उनके कारण जो एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो रही थी, उनको हटा के उन्होंने एक ओबीसी के चेहरे को लेकर आए। आप विश्वास करिए कि ओबीसी पूरी हरियाणा की राजनीति मात्र 3% है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से 67% वोट जो वो जाटों को छोड़ के और दलितों का वोट छोड़ के वो उन 67% वोटों के ऊपर कंसोलिडेट करने की कोशिश करती है, जहां से वो 2 बार जीत के आई है। मुझे लगता है उन वोटों में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई अच्छी तरीके से। उन्होंने कंसोलिडेट कर लिए, अपने पूरे किले को तैयार रखा, और योजनाओं ने जो योजनाएं लाई गई, जो बिना पर्ची की जो योजना लाई गई, उसको यूं समझ लीजिए कि दिस इज एडिंग अ फ्यूल टू द फायर। उसने इसमें जो है आग में घी का काम किया, और जो है उसको बड़ी तेजी से जो है जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव था वो कहीं ना कहीं अंदर चला गया। बड़े राजनीतिक पंडित, बड़े एग्जिट पोल्स सब यही कहते रहे कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आ रही थी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी थी वो यही थी। क्योंकि जिस तरह से लोग बातचीत कर रहे थे, मैं देवनाथ की बात भी सुन रहा था, हर सूबे में, हर किले के अंदर, हर इलाके के अंदर कहीं ना कहीं इस योजना की चर्चा लोगों की जुबान पर थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित रूप से कोई नैरेटिव नहीं था चुनाव के अंदर, लेकिन उसके पास वो योजनाएं थी। उसको वो उन योजनाओं को प्रो कंबेंसी में मतलब तैयार करने में वो भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाई, और इसी वजह से इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। ब्रेक पर जाना है। कुमल, आप कुछ कहना चाह रही थी?
बिल्कुल, यहाँ पर देखिए मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगी। एक चीज़ तो ये कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस और बीजेपी का जहाँ आमना-सामना मतलब कि इन दोनों मेन पार्टी रही, इनका मुकाबला हुआ। मेन पार्टी रही, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ या हरियाणा की बात करें, वहाँ पर कांग्रेस हारी है। और हारी कहीं न कहीं इसके पीछे ये कारण भी है कि कांग्रेस का समीकरण और जिन पुराने चेहरों पे, चाहे कमलनाथ की बात करें, चाहे गहलोत की बात करें, चाहे हुड्डा की बात करें, उन पर बहुत निर्भर होकर चली। दूसरी चीज ये मुश्किलें दूर कर सकें, यह हमारा पहला काम जो है। फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एनसी काफी है, कितना आज अपने मेहनत पर आप खरे उतरे, जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को, जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करने? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज वीक होगी। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त एक बड़ी खबर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक साहब ने यह साफ भी कर दिया कि सरकार अगर गठबंधन की जो बनेगी अगर, तो उसमें उमर अब्दुल्ला सीएम बनेंगे।